कभी सोचा है कि एक साम्राज्य कैसे बनता है? क्या वो सिर्फ तलवार और ताकत से बनता है, या कभी-कभी एक अपमान की चिंगारी भी एक पूरे साम्राज्य को जन्म दे सकती है? ये कहानी बदले, जिद और एक ऐसे बदलाव की है जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 326 ईसा पूर्व के आसपास का भारत। यहाँ कोई एक राजा नहीं है, कोई एक सम्राट नहीं है। बस छोटे छोटे राज्य हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, और सर पर यूनानी आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसे बिखरे हुए कमजोर देश को एक धागे में कौन पिरोएगा? क्या चाहिए था इसे एक करने के लिए? इस कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से। जी हाँ, एक ऐसी बेइज्जती से जिसने एक विद्वान को इतना झकझोर दिया कि उसने कसम खा ली, और उसी कसम ने रखी भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव। देखिए, सिकंदर तो भारत से चला गया था, लेकिन अपने पीछे वो एक राजनीतिक खालीपन छोड़ गया था। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। हर कोई अपने छोटे से इलाके का राजा था और दूसरे से लड़ रहा था। माहौल ऐसा था कि या तो कोई बाहरी ताकत आकर कब्जा कर लेती, या फिर किसी को यहीं से उठकर सब कुछ बदलना था। और इसी दौर में सामने आते हैं चाणक्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक महान गुरु, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे। चाणक्य एक तरह से पॉलिटिकल साइंस, रणनीति और जासूसी के, कह सकते हैं, एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। किस्सा ये है कि मगध के उस वक्त के राजा धनानंद ने अपनी भरी सभा में चाणक्य का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, और बस उसी पल चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस घमंडी और अत्याचारी वंश को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देता। ये सिर्फ उनका निजी बदला नहीं रहा, ये एक राष्ट्र को बनाने का मिशन बन गया। अब चाणक्य के पास मकसद तो था, पर उन्हें चाहिए था एक जरिया, एक ऐसा इंसान जो उनकी इस कसम को हकीकत में बदल सके। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत के पहले सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं कि चाणक्य की पारखी नज़र ने एक आम से नौजवान में वो चिंगारी देख ली थी जो किसी और में नहीं थी। वो नौजवान था चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें लीडरशिप की वो बात थी जो सिखाई नहीं जा सकती। चाणक्य ने फैसला कर लिया कि वो इसी चिंगारी को आग बनाएंगे। अब देखिए, नंद वंश बहुत ताकतवर था, लेकिन वो अंदर से खोखला हो चुका था। राजा धनानंद अपनी प्रजा पर जुल्म करता था, जिससे लोग उससे नफरत करते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी का फायदा उठाने के लिए एक कमाल का प्लान बनाया। पहले तो उन्होंने एक खुफिया जासूसों का नेटवर्क बनाया। फिर नंद वंश के अंदर जो भ्रष्टाचार और फूट थी, उसे और हवा दी। चंद्रगुप्त ने आम जनता का दिल जीता, और जब सही मौका आया, मगध पर धावा बोल दिया। और फिर लगभग 321 ईसा पूर्व में उनका प्लान कामयाब हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब्जा कर लिया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और इसी के साथ जन्म हुआ भारत के पहले संगठित साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। अच्छा, साम्राज्य बनाना एक बात है, पर उसे चलाना और ताकतवर बनाए रखना वो असली चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना मजबूत बना कैसे। मौर्य साम्राज्य की ताकत के कई राज थे। पहला, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजधानी से पूरे देश पर कंट्रोल। इसके लिए हर प्रांत में गवर्नर होते थे। फिर थी एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और सबसे जरूरी युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी थे। इसके अलावा एक बढ़िया कानून व्यवस्था थी, और व्यापार खेती को भी खूब बढ़ावा दिया गया, जिससे देश में खुशहाली आई। जब साम्राज्य इतना फैल रहा था तो टक्कर होना तो लाजमी था, और सामने कौन था? सिकंदर का ही एक जनरल, सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के जीते हुए पूर्वी इलाकों पर फिर से कब्जा करना चाहता था। तो भारत की पश्चिमी सीमा पर दो सुपर पावर्स का आमना सामना तय हो गया। लड़ाई तो हुई, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना और चाणक्य की रणनीति के आगे सेल्यूकस ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसे हार मानकर एक संधि करनी पड़ी। इस संधि में उसे न सिर्फ अपने बहुत बड़े इलाके मौर्य साम्राज्य को देने पड़े, बल्कि उसने चंद्रगुप्त को 500 युद्ध हाथी भी दिए। सोचिए, 500 हाथी, ये उस जमाने के लड़ाकू टैंक की तरह थे। लेकिन जिस इंसान ने तलवार के दम पर इतना सब कुछ हासिल किया, उसकी जिंदगी का अंत बिल्कुल अलग था।
अपने आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया और एक जैन भिक्षु बन गए। और आखिर में श्रवण बेलगोला में उन्होंने सल्लेखना की प्रथा अपनाई, जिसमें मोक्ष के लिए बिना कुछ खाए पिए शरीर त्याग दिया जाता है। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके बेटे बिंदुसार के हाथ में आई, और बिंदुसार के ही दौर में इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम उभरा जिसे हम सब जानते हैं, अशोक। बिंदुसार सिर्फ अपने पिता की छाया में नहीं रहे। यूनानी इतिहासकार उन्हें एक नाम से बुलाते थे, अमित्रघात। इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को संभाला बल्कि दक्षिण भारत की तरफ इसका विस्तार भी किया। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक की काबिलियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने अशोक को उज्जैन और तक्षशिला जैसे सबसे मुश्किल और बागी प्रांतों का गवर्नर बनाकर भेजा। ये एक तरह से अशोक के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने राजकाज और युद्ध की कला सीखी। अपने शुरुआती दिनों में अशोक की छवि एक बहुत ही कठोर, गुस्सैल और बेरहम शासक की थी। वो विद्रोहों को बड़ी ही क्रूरता से कुचल देते थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही अशोक एक दिन इतिहास की धारा ही मोड़ देगा। और अब हम पहुंचते हैं मौर्य साम्राज्य के और इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा युद्ध जिसने एक विजेता को हमेशा के लिए बदल दिया। अशोक की नज़र में पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के नीचे था, सिवाय एक राज्य के, कलिंग। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक महाविनाश था। बहुत ही भयानक खूनी युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। सोचकर देखिए, हर तरफ बस लाशें, चीख पुकार और मातम था। मौर्य सेना जीत तो गई, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाना नामुमकिन था। जब सम्राट अशोक खुद युद्ध के मैदान का हाल देखने गए तो उन्होंने अपनी जीत नहीं देखी, उन्होंने तबाही देखी। खून से सनी जमीन, मरते हुए लोग, रोते हुए बच्चे, ये सब देखकर उनका दिल कांप गया। उस विजेता सम्राट को अपनी ही जीत से नफरत हो गई। और कहते हैं उसी पल युद्ध के मैदान में क्रूर अशोक मर गया और एक नए अशोक का जन्म हुआ। कलिंग युद्ध ने उसे हिंसा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसने अहिंसा और करुणा का रास्ता चुना। उसने धम्म को अपनाया। धम्म मतलब सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और हर जीव के लिए दया का भाव। उसने फैसला किया कि अब वो तलवार से नहीं बल्कि प्यार और धम्म से दुनिया को जीतेगा। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी सम्राट की महानता किस चीज में होती है? उसके जीते हुए बड़े बड़े राज्यों में, या फिर अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की गहराई में? मौर्य साम्राज्य हमें एक ही कहानी में ये दोनों ही चेहरे दिखाता है।